अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब खैरियत से हैं। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि दुनिया के आने वाले हालात इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कैसे होंगे, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये हालात जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कैसे होंगे। क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि गुजरते वक्त के साथ इस चीज़ का यकीन और भी ज़्यादा बढ़ गया कि दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश करने जा रहा है, और यकीनी तौर पर यह चीज़ भी मुतवक्के है कि दुनिया के नक्शे पर बहुत अहम तब्दीलियां आ सकती हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि जब ये वबा का मसला आया तो इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई चाइना और अमेरिका के दरमियान। इनके पीछे लगकर दूसरे कुछ ममालिक ने भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। जैसे रशिया के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो अमेरिका को एक्यूज़ कर रहे। ब्राज़ील, इंडिया, यूके और जर्मनी ने एक कैलकुलेशन के तहत हर जाने का दावा कर दिया चाइना के खिलाफ, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रंट पे कोई भी चीज़ अनदेखी अनसुनी नहीं की जाती। मुल्कों के हक में और उनके खिलाफ होने वाली तमाम तर बातें डिप्लोमेटिक बार्गेन्स नेगोशिएशंस में काम आती हैं। तो ये चीज़ बड़ी यकीनी है कि जब दुनिया के हालात नॉर्मल होंगे तो इन मुल्कों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपस में नॉर्मल नहीं रह सकेंगे और उन पर एक खासा इफेक्ट आएगा। अब हम आगे चल के चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रीजन वाइज सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए इस पूरी पिक्चर के दरमियान कहीं पर भी एज ए ग्लोबल लीडर बनकर सामने नहीं आया। चाहे टेस्टिंग किट्स हो, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो, इमदादी कार्रवाइयाँ हो या वैक्सीन रेस हो, यूएसए हर जगह हमें पीछे ही नज़र आया है। ईस्टर्न कंट्रीज चाइना और साउथ कोरिया जैसे ममालिक की पेंडेमिक मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन विद द वर्ल्ड जो है वो बहुत बेहतर है। उनकी कार्रवाइयाँ और उनके आपस के मुल्क के हालात और चीज़ों को कंट्रोल करने का तरीका बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि एक सिंबॉलिक पावर शिफ्ट हुआ है वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ। दूसरी एक चीज़ जिसके बारे में कहना तो शायद कबल अज़ वक्त है, लेकिन गलत ना होगा कि अमेरिका का फेयरवेल ऑफ सुपर पावर स्टार्ट हो चुका है। यकीनन ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको कोई एक आधा फैक्टर इफेक्ट नहीं कर सकता, और जो फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में जब हम आगे देखते हैं कि अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है कि इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, लेकिन अगर इलेक्शंस होते हैं तो हालात काफ़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं। ट्रंप के पास लिमिटेड कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए। पहला कार्ड तो वो ये प्ले कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों का इल्ज़ाम चाइना के ऊपर लगा दें, एक्विजिशंस फॉरेन पावर्स पर डालें और अपनी इनकम्पिटेंसीज को छुपाया जाए। इस पूरे क्राइसिस के मैनेजमेंट के दौरान ट्रंप बहुत बुरी तरह से अनपॉपुलर हुए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए कि ट्रंप की जिन स्टेट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड था, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, वो स्टेट्स बहुत बुरी तरह से वायरस से इफ़ेक्ट हुई हैं। ट्रंप के पास जो की सेलिंग पॉइंट था ना वो थी इकोनॉमी। अब अमेरिका की इकोनॉमी का हाल इतना बुरा हो चुका है कि अमेरिका शायद कोरोना के वार से तो बच जाएगा, लेकिन इकोनॉमी के वार से नहीं बच सकेगा। उसके अलावा इलेक्शंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न जो होगा लोगों का वो ये है कि हेल्थ केयर, और अमेरिकन कौम अब सवाल पूछ रही है कि हमारे हेल्थ केयर के बारे में क्या एजेंडा होगा। क्योंकि हम अगर सुपर पावर थे तो हम क्यों इस तरह के किसी हालात के लिए हमारी तैयारी नहीं थी, और अगर तैयारी चलो ना भी थी तो इसके अंदर हमारी मैनेजमेंट इतनी बुरी क्यों हुई है। और आगे अगर अमेरिका का फ्यूचर सेफ और सिक्योर होना चाहिए तो हमारा तो सबसे बड़ा कंसर्न हेल्थ केयर है। हम मिलिट्री बजट के ऊपर इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चते रहे, जबकि अमेरिकन कौम को आज तक इतना नुकसान ना किसी जंग से हुआ, ना किसी दहशत गर्दी के वाक़े से हुआ। और वो ये भी क्वेश्चन आगे रेज करेंगे कि मिलिट्री बजट तो कम किया जाए, हेल्थ केयर और दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पहले रखा जाए। तो अमेरिका अगर अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग कम करता है तो ये चीज़ अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगी। क्योंकि अमेरिका का जो सुपर पावर का ब्रांड है वो तो चलता ही इस बात के ऊपर है कि अमेरिका बाहर निकल के दुनिया में कितनी बदमाशी करता है, क्या चौधराहट दिखाता है, और डंडे के साथ ये साबित करता है कि मेरी मिलिट्री माइट क्या है। हेनरी क्लिंटन ने एक दफ़ा कहा कि पीपल हु थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका लाइज विद इन अमेरिका आर फूल्स। और यकीनन वो लोग जाहिल हैं जो समझते हैं कि अमेरिका शायद सुपर पावर इसलिए कि न्यूयॉर्क की इमारतें बहुत बुलंद हैं, या वहाँ के तालीमी इदारे बहुत अच्छे हैं, या वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका सुपर पावर इसलिए कि दुनिया की 88% ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में होती है। अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि 44 कंट्रीज से ज़्यादा ने ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में अपनी करेंसी डॉलर के साथ पेग की। अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि शाह फैसल की शहादत के बाद एक पेट्रो डॉलर साइकिल के तहत डॉलर का ग़ुलाम बनाया तेल को। अमेरिका सुपर पावर इसलिए कि दुनिया का 36% से ज़्यादा असला अमेरिका बेचता है और उस असले की डिमांड वो पैदा करता है। अमेरिका सुपर पावर इसलिए कि वो अपनी बिजनेस कॉरपोरेशंस के इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक चला जाए, चाहे AT&T जैसी कंपनी साउथ अमेरिका के किसी छोटे से मुल्क के प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर अमरीकी जहाज़ों से बमबारी करा दे। अमेरिका सुपर पावर इसलिए कि अमेरिका से इख्तलाफ करने वाले 3 ग्लोबल लीडर्स 10 साल के दौरान के अंदर आगे पीछे प्लेन क्रैशेस में मारे जाते हैं। कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि किसी इमारत के गिरने के ऊपर 20 साल जाके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान में खर्च देता है, जंग लड़ता है, जलालत के साथ हारता है, लेकिन फिर भी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया के अंदर नेटफ्लिक्स पे फिल्में बना के साबित कर देते हैं कि हमारा फेस सेफ हो गया है।
अमेरिका सुपर पावर इसलिए, और अमेरिका के सामने अब ये ऑप्शन है कि या तो वो अपनी ग्लोबल सुप्रीमेसी को बचा ले, तो या वो अपने लोगों की वेल बीइंग, उनकी वेलफेयर, उनकी डेवलपमेंट में के ऊपर काम कर ले, क्योंकि अब अमेरिका ये दोनों चीज़ें साथ लेकर नहीं चल सकती। तो इस सारे सिनेरियो में अमेरिकन इकॉनमी जो है वो बहुत बुरी तरह से सफ़र करने जा रही है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं और ये फिगर बहुत तेज़ी से आगे जाएगी। अमेरिकन स्टेट्स के पास अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। न्यूयॉर्क जैसी स्टेट ने $4 बिलियन का इंटरेस्ट फ्री लोन मांग लिया। तो हालात किसी तरफ से भी काबू में आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभी हम ऑयल के टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं डिटेल में, लेकिन मैं पहले ये चीज़ बता दूं कि इस वक्त दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं है जो कि कह दे कि अमेरिकन शेल ऑयल कंपनीज या अमेरिकन ऑयल सेक्टर जो है वो बचने वाला है। यकीनन तौर पे ये इंडस्ट्री तबाह होने वाली है। अमेरिकन मिलिट्री और डिफेंस का जितना मल्टी ट्रिलियन डॉलर का जो इनका एक्सपोर्ट है और ये पूरा इंडस्ट्री और सेक्टर है, ये भी तबाह होने जा रहा है, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट्स आगे दुनिया में जो 2 मेन चीज़ें जो सारे एनालिस्ट जिस चीज़ पे इतफाक़ करते हैं वो ये कि एक भूख है, एक जंग है। भूख वाली जंग में किसी ने जाके अमेरिकन लॉकहेड मार्टिन से नया F-16 नहीं खरीदना। अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है। अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री ख़त्म होने जा रही है। अमेरिकन टूरिज़्म इंडस्ट्री ख़त्म होने जा रही है। अमेरिकन फिल्म एंड मीडिया की इंडस्ट्री, जो कि आप समझें कि हॉलीवुड की और उनकी कैलिफोर्निया के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी तो नेटफ्लिक्स चल रहा है, नए 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी आए हैं, लेकिन आप इमेजिन करें कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, लोग बाहर निकलेंगे, तो जो कितना लंबा प्रोडक्शन का एक गैप आ जाएगा। इस साल कौन सा बर्निंग मैन का फेस्टिवल होना है, इस साल कौन से कॉन्सर्ट्स होने हैं। एक इकॉनमी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिपल डाउन इफेक्ट क्या होता है, कि अगर एक सेक्टर तबाह होता है तो उसका इफेक्ट कहाँ तक जाता है। ये 5-6 सेक्टर्स तो ऐसे हैं कि जिसके बारे में किसी एनालिस्ट और किसी इकोनॉमिस्ट के बारे पास कोई जवाब नहीं है कि ये चीज़ें बच सकती हैं। तो यकीनन अमेरिकन इकॉनमी एक बहुत बुरी तरह की फ्री फॉल का शिकार होने जा रही है, जिसको अब सेव करना मुश्किल होगा। अब हम बात करते हैं ऑयल के बारे में डिटेल में। ऑयल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया की जो पिछली 100 साल की हिस्ट्री है, इसमें दुनिया की तकदीर और नक्शा ऑयल ने चेंज किया है। और ऑयल के बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ द इकोनॉमिक गेज। इफ़ यू कंट्रोल द ऑयल यू कंट्रोल द नेशंस। ये 100 साल पहले भी कहते थे और ये आज भी कहते थे। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑयल, जिसका जी के जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा है। पिछले दिन ऑयल के अंदर क्या हुआ कि जी रशिया और सऊदीया के जो ब्लॉक्स हैं, इन्होंने एक प्राइस वॉर स्टार्ट की अमेरिकन शेल ऑयल कंपनीज़ के खिलाफ कि उनको $50 से नीचे बिजनेस फिजिबल नहीं रहता है। दे वॉन्टेड देम कि वो बिज़नेस से बाहर निकल आए। उन्होंने एक टफ़ कंपटीशन देने के लिए ये प्राइस नीचे लेके आए, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दी। उसके बाद कोरोना क्राइसिस की वजह से जो डिमांड है वो बिल्कुल ही डेड स्लो हो गई, लेकिन इन्होंने प्रोडक्शन कम नहीं की और प्राइसेस जो थी वो मज़ीद फॉल का शिकार होती रहीं। इसके दौरान एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सऊदीया ने और रशिया ने प्रोडक्शन कम नहीं की थी, तो उस वक्त अमेरिका में भी प्रोडक्शन कम नहीं हुई थी। अमेरिका भी उसी तरह, बल्कि अमेरिका ने भी फरवरी में 13 मिलियन बैरल की रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है। रीज़न ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ जो हैं वो बैंकरप्ट जाएं, और कंपनीज़ भी अपना काम बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि दे आर हेविली अंडर डेट। दूसरी बात यह कि जो ऑयल वेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन कम या ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन अगर वो उसको निकालना बंद कर देते हैं तो वो जो वेल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। तो अमेरिकन कंपनीज भी प्रोड्यूस करती रही, रशियंस भी करते रहे, सऊदी भी करते रहे और इनके ब्लॉक्स भी करते रहे। तो अप्रैल के स्टार्ट में एक डील के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ओपेक प्लस जो इनकी डील हुई कि ये प्रोडक्शन अब कम करेंगे और उसके बाद प्राइसेस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस डील के साथ प्रॉब्लम ये था कि डैट वाज टू लेट एंड टू लिटल। उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। और ऑयल के अंदर अब ये है कि ऑयल देखें दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे निकलता है तो उसके ग्रेड्स डिफरेंट होते हैं। इसकी जो ट्रेडिंग होती है वो किसी न किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट होती है, जिसमें से 3 मोस्ट फॉलोड बेंचमार्क्स जो है वो WTI है, नॉर्थ ब्रेंट और दुबई क्रूड है। ऑयल ट्रेडिंग के अंदर एक और चीज़ है कि ये हमेशा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में की जाती है, 1, 2, 3 महीने के और डिफरेंट महीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आज मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके ऑयल परचेज़ करता हूँ और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मई का या जून का या जुलाई का। अब मई का जो कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त जो अप्रैल में ट्रेडिंग हो रही थी उसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो 21 तारीख थी, यानी कि 20 तारीख लास्ट डेट थी कि उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेडर होता है जिसका कोई इंटेंशन नहीं होती कि वो ऑयल की डिलीवरी लेगा, या मैं जैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं ऑयल मंगवाना नहीं चाहता और आई डोंट वांट डिलीवरी ऑफ ऑयल, तो मैं उस एक्सपायरी डेट से पहले पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बेच देता हूँ। अगर मैं नहीं बेचता तो उसके बाद मुझे उसकी डिलीवरी रिसीव करनी पड़ेगी। तो अमेरिका के अंदर ये हुआ कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो थी वो फिल हो गई हुई थी। अमेरिकन WTI बेंचमार्क जो है वो उसकी प्राइस -$36 तक चली गई।
क्योंकि 20 तारीख को बहुत हैवी ऑफलोडिंग हुई थी और सेलिंग हुई थी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर और कंपनी उस वक्त एल की डिलीवरी लेने को तैयार नहीं था। और 21 तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके भी पास होता है उसको डिलीवरी रिसीव करनी पड़ती। अब ऑयल प्राइस से ज़्यादा जो है वो वहाँ के स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोरेज की जो रेंट और उसकी कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा हो गई है। इसीलिए जिन कंपनीज़ ने या जिन इन्वेस्टर्स ने 20 तारीख को अपना तेल बेचा, उन्होंने तेल के साथ साथ खरीदने वाले को पैसे भी दिए। और ये चीज़ सिर्फ WTI के साथ हुई, नॉर्थ ब्रेंट या बाकी जो प्राइसेस थी वो नेगेटिव में नहीं आई, लेकिन इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आया। अब आप सोचेंगे नॉर्थ ब्रेंट जो है वो नेगेटिव में क्यों आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि नॉर्थ ब्रेंट जो है ना ये समंदर में से निकाला जाता है, तो इसकी मोबिलिटी जो है ऑयल टैंकर्स के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में ज़्यादा आसानी से की जा सकती है, जबकि जो WTI है वो पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो उसका एग्जांपल सिर्फ ऐसे ही है कि जैसे नलका खुला हुआ, अब उसको रोका नहीं जा सकता था और आगे डिलीवरी लेने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब ऑयल मार्केट पूरी दुनिया में ही क्रैश कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस जो है वो बहुत नीचे आ रही हैं। इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सऊदियों की जीत है। ये सऊदी अरेबिया जो चाहता था ये बिल्कुल यकीनन वही हुआ है। सऊदीज़ वांटेड अमेरिकन ऑयल कंपनीज टू बी आउट ऑफ बिजनेस एंड येस दे आर आउट ऑफ बिजनेस। अब वो सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकन इन्वेस्टर सऊदी को ये कह रहा है कि प्लीज़ अपना सेलिब्रेशन जो है उसको ज़रा मखसूस रखिएगा, क्योंकि आप रेस तो जीत गए लेकिन आपकी गाड़ी की ब्रेक्स शायद फेल होने वाली है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम सऊदीज़ को भी अभी दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अमेरिका में WTI नेगेटिव में गया वो सिर्फ मई के लिए था। अगर हम जून के कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो वो अभी भी 13.49 प्राइस आ रही है WTI का जून की डिलीवरी, और ब्रेंट जो है जून के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आ रही है 20.15। तो दुनिया में एक पैनिक तो आ गया। इन्वेस्टर ये चीज़ एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑयल की प्राइस उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक कि डिमांड आएगी। और डिमांड ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस पूरे साल 50% भी जो एवरेज पहले होती थी उसके ऊपर नज़र आती हुई नहीं आ रही। तो हम ऑयल का फ्यूचर बहुत ही शायद ख़तरनाक है। नेगेटिव में प्राइस नहीं जाएगी, बहुत से मुल्क स्टोरेज फैसिलिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करेंगे और इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन प्राइसेस नेगेटिव में नहीं जाती तो रॉक बॉटम तक दोबारा ज़रूर टच कर सकते। तो अमेरिका की जो इकॉनमी एक बहुत बुरे कोलैप्स की तरफ जा रही है और वहाँ पे हालात जो हैं वो काफ़ी ख़तरनाक है। अमेरिका ने ये भी ऐलान किया कि वो टेम्परेरीली इमिग्रेशन सस्पेंड करने जा रहे हैं। दे हैव टू सेव अमेरिकन जॉब्स एंड अमेरिकन इकॉनमी। अब अमेरिका के अंदर एक चीज़ है कि स्टेट्स अमेरिका से अलग होना चाहती थी कुछ, जिसमें कैलिफोर्निया एग्जिट जो था एक बहुत फेमस चीज़ है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं थी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड नहीं था इनका, कि वो कहते हैं कि हम GDP हमारा सबसे ज़्यादा है, हम अमेरिका को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें सर्विसेज कम मिलती हैं। लेकिन उनके पास एक चार्म ये है कि वो जिस ब्रांड का हिस्सा है वो सुपर पावर है, जिस मुल्क का हिस्सा है वो सुपर पावर है, तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। तो अगर अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस को कोई भी डेंट आता है तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जो दूसरी स्टेट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गैप है। सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया, GDP वाइज देखें तो अब कैलिफोर्निया सबसे ऊपर है, फिर टेक्सास आता है, फिर न्यूयॉर्क आता है, फिर उसके अलावा फ्लोरिडा आता है। तो डिस्क्राइबिंग इन नटशेल वो ये है कि दुनिया जो है वो कहा जा रहा है कि अब US सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन से निकल के चाइनीज़ सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन कौम जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हुई है। दे हैव लॉस्ट देयर नेशनल कॉन्फिडेंस एंड दे हैव लॉस्ट द फेथ इन ग्लोबलाइजेशन। वेयर अगर आप चाइनीज़ कौम को देखते हैं, उन्होंने जो पिछले 1840 से 1940 तक जो 100 साल दुनिया से अलग रह के गुजारे अपने हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसीज़ के बाद, उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई चाइना में और वो दुनिया के साथ घुल मिल गए, तो चाइनीज़ कौम ने इंतहाई कल्चरल कॉम्पिटेंस ले लिया और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। अब जैसे आप देखें दुनिया में 10-20 साल के अंदर आपको चाइनीज़ हर जगह नज़र आते हैं। तो ये चीज़ कही जा रही है कि चाइनीज़ नेशनल कॉन्फिडेंस इज़ एट लेवल और दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन दिस पेंडेमिक। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है तो उनको एक टाइम पीरियड मिल गया है चीज़ों को नॉर्मल और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने का। तो नाउ दे हैव दिस बिलीव कि दे कैन कम्पीट विद एनी वन इन एनी सेक्टर इन एनी केस एनी वेयर इन वर्ल्ड।
फिर उसके बाद जो हम अगली चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं वो यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूरोपियन यूनियन की याद रहे कि इकोनॉमी जो है वो अमेरिका से भी बड़ी है। अमेरिका इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन यूरोपियन यूनियन एज ए एंटिटी अगर देखा जाए तो उसकी जीडीपी अमेरिका से ज़्यादा बड़ी है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर भी सिर्फ 3-4 मुल्क ऐसे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन को धक्का लगाते हैं। जैसे जर्मनी इज़ द इंजन ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसका जीडीपी जर्मनी में यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फ्रांस है, इटली, स्पेन। इसके अलावा जो बाकी सारे मुल्क हैं वो उनका जो जीडीपी है वो बहुत कम है, छोटा है। देर लाइक होम्योपैथिक, ना नफ़ा ना नुकसान, वो ना 3 में ना 13 में। लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर ये बातें शुरू हो गई हैं कि 40% ऑफ द इटालियंस दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एनी मोर। इटली ये गिला कर रहा है कि इस वबा का सबसे पहले शिकार इटली हुआ, वहाँ सबसे ज़्यादा मसले हुए। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो इमीडिएट रिस्पांस होना चाहिए था वो नहीं मिला। और उसके बाद स्पेन और फ्रांस के अंदर भी जब ये मसले हैं तो उनके भी आपस में क्लैशेस आ रहे हैं, जर्मनी के साथ इख्तलाफात आ रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय, एज अ होल सोचने की बजाय, इनके अंदर एक डिसयूनियन नज़र आई। एक अलग से इटालियन इटालियन की बात कर रहा है, फ्रेंच फ्रेंच की बात कर रहा है। तो वो यूरोपियन यूनियन का जो स्पिरिट था वो नज़र नहीं आया। अब बहुत से ममालिक के सरबराह जो यूरोपियन यूनियन के हैं, दे वांट पावर्स बैक फ्रॉम ब्रसल्स। अब इकनॉमिकली देखें कि यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, और चैलेंज कितना बड़ा है उनके लिए, वो ये है कि फ्रांस टूरिज्म से 70-80 बिलियन डॉलर उठाते हैं, ख़त्म हो गया, तबाह हो। इटली की फैशन इंडस्ट्री है, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, ख़त्म हो गई है। तो स्पेन के बारे में देखें तो वहाँ पे तो कैटलोनिया पहले ही रेफरेंडम करा रहा है आज़ादी के लिए। वो मूवमेंट पहले ही ऑलरेडी चल रही है कि कैटलोनिया की अर्निंग जो है वो पूरे स्पेन से सबसे ज़्यादा है। और वहाँ पे भी सारा जीडीपी जो है वो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर से आता है। स्पेन के जैसे फुटबॉल क्लब्स और स्पोर्ट्स सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर होने जा रहा है। तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत बुरे क्राइसिस आने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन का नक्शा तब्दील हो सकता है अगर कोई एक मुल्क निकलता है और ऐलान करता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर एज अ होल पैनिक आ जाएगा। अच्छा, अगली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मिडल ईस्ट की सिचुएशन। देखिए, मिडल ईस्ट जोग्राफिकली दुनिया का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि दुनिया की हिस्ट्री निकली भी यहाँ से, दुनिया की हिस्ट्री बनी भी यहाँ से, दुनिया की हिस्ट्री बदली भी यहाँ से, दुनिया की हिस्ट्री ख़त्म भी यहाँ आकर होगी। कोई पावर सुपर पावर नहीं बन सकती जब तक वो मिडल ईस्ट को अंडरस्टैंड ना कर ले और मिडल ईस्ट के साथ एडजस्ट ना कर ले। अगर आप अमेरिका को देखते हैं जो कि रीसेंट सुपर पावर थी, मैं कह रहा हूँ थी क्योंकि मुझे लगता है थी, अगर आप समझते हैं तो चले हैं। अमेरिका की पेनिट्रेशन इस एरिया के अंदर बहुत डीप थी। अब मैं जो पिछली डिस्कशन कर रहा था कि मैं कहता कि इस टाइम सारी चीज़ें चाइना के हक में, और हम सबको बहुत सी दुनिया में ये ओपिनियन है कि चाइना सुपर पावर बनेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि चाइना इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए, चाइना अगला सुपर पावर नहीं बन सकता, क्योंकि चाइना इस रीजन के साथ उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जिस तरह से यूएस था। और जो अगली सुपर पावर बनने की तैयारी करके कंप्लीट बैठा हुआ है वो तो है ही इस रीजन में, तो ग्रेटर इसराइल। और तमाम तर चीज़ें अब इस हक में जा रही हैं कि डेफिनेटली ग्रेटर इसराइल विल बी इन प्लेस। और ये बात मैं आज ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर अमेरिका कभी भी सुपर पावर के स्टेटस से पीछे हटता है तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर जितनी पॉजिटिव इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिलिकॉन वैली है, वॉल स्ट्रीट, ये सब का सब उठ के वहाँ चला जाएगा। और जितना कूड़ कबाड़ रह जाएगा, जो कंपनीज, जो डैमेज आइटम, जो सारा तबाह शुदा हाल इकॉनमी अदारे अमेरिका के रह जाएंगे, वो अमेरिकी कौम के हवाले कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि गॉड ब्लेस अमेरिका। तो मूविंग फॉरवर्ड टू सऊदी अरब, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सऊदीया का आप देखेंगे कोई भी बॉर्डर अब सिक्योर नहीं है, क्योंकि अभी तो ख़बरें आ नहीं रही, चीज़ें छुपी हुई हैं। और लेकिन यह है कि साउथ के अंदर प्रॉब्लम है, यमन की तरफ, फिर सीरिया की तरफ, ईस्टर्न साइड पे भी जो सी है वहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है। वेस्टर्न साइड पे देखें, इवन के एक तो पिछले साल की बात है कि कतर के साथ इनके हालात ख़राब हुए और ये कतर के साथ भी एक कैनाल बना के उसको डिस्कनेक्ट ही कर देना चाहते थे अपने पार्ट के साथ। तो उस दूसरी तरफ जो है वो ईरान है। तो जियोग्राफिकली सऊदीया इज़ नॉट सिक्योर। सेकेंडली, इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज, इंटरनल जो लोगों को कैद किया जा रहा है, इन्फ्लुएंशियल लोगों को। अब वहाँ पे जो कर्फ्यू लगाया गया है उसकी भी रीज़न्स कोरोना से ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल रीज़न्स है इस वक्त। और रॉयल फैमिली के अंदर जो है वो केसेस कोरोना के बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। इन सारे मुश्किल हालात के अंदर एमबीएस के लिए किंग बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो ट्रंप का रहना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि अभी आगे टाइम कम रह गया। और बगावत और इकॉनमी को बचाकर, मुल्क को आगे लेकर बादशाही की तरफ जाना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इस टाइम सऊदी अरब में गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो फुल स्विंग में, और इकॉनमी को बचाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन्होंने ऑयल के साथ जो रेस लगाई,
और जो एक्सपेरिमेंट किए वो ये है कि देखें, अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, अमेरिका को उसका वो नुकसान नहीं है। रशियन इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, वो इनके पास तो ऑयल के अलावा है ही कुछ नहीं, ना ये किसी और चीज़ पे रिलाई कर सकते हैं। और दुनिया की इकॉनमी वैसे ही बैठती जा रही है, और ऑयल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दोबारा डिमांड किसी तरफ ऊपर जाए। इवन इन एन ईयर भी नहीं ये चीज़ पॉसिबल कि डिमांड उस जगह पे जहाँ जाए 2019 दिसंबर को थी, वहाँ पर तो एक साल के अंदर भी डिमांड नहीं जा सकती। तो अगर ऑयल की डिमांड का फ्यूचर इतना ख़तरनाक है, तो ऑयल की प्राइसेस के बारे में जो गैम्बलिंग है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेकंड ये देखें कि इनके पास रिजर्व्स जो हैं वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में है, $450 बिलियन के करीब। शायद मेरी फिगर गलत भी हो सकती है, मेरा अंदाज़ा है कि इतने हैं। इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बाहर दुनिया में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इन मुश्किल हालात में अगर इकॉनमी संभलती नहीं है, ये अपने पैसे वहाँ से भी पुल बैक नहीं कर सके। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो, यू कैन से, मतलब हीथ्रो में इनके शेयर होंगे, ऑस्टन मार्टिन जैसी स्पोर्ट्स कार कंपनी के ऊपर भी अगर आ जाएं तो घूम घमा के कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट अरब कंट्रीज़ के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और शेयर्स मिल जाएंगे। तो इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स बाहर की हुई हैं, और इसका हाल जो आगे देखा जा रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही होना है जैसे करप्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन स्विस बैंकों में जाके पैसा रख देता था और वापस आके मर जाता था, ना वो पैसे कोई ले सकता था, ना वो पैसे कभी वापस आए। तो इनकी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो इतने कॉम्प्लेक्स चैनल्स के थ्रू है कि वो इस तरह से नहीं है कि जाके बेची जाएगी, और दुनिया की इकॉनमी आगे उस तरफ से जा ही नहीं रही कि चीज़ें इतनी जल्दी लिक्विडेट हो सके और ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स पुल बैक कर सके। और हर मुल्क के पास इतने लीगल और इकोनॉमिक ट्रैप्स होते हैं कि वो जब तक चाहें इन्वेस्टमेंट इनकी बाउंड कर सकते हैं। तो इनके लिए ये चीज़ बड़ी चैलेंजिंग है कि इनके पास रिजर्व्स जो हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बहुत कम है। अगर $450 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान तो शायद दुनिया ही फतह कर ले। और लास्टली मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, पहले कहते थे कि यार ये व्हाट्सएप वाले अंकल्स की बातें ना सुनो, वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं, और अब ये फॉरवर्ड वीडियोस जो कि कॉन्स्पिरेसी पे कॉन्स्पिरेसी, प्लीज़ किसी कॉन्स्पिरेसी में ना आए। कभी नैनो चिप की कॉन्स्पिरेसी है, कभी 5G की, डेविड आई के कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, वो बंदा खुद इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, उसने आके ये पंप कर दी है। तो बेसिकली होता ये है कि मुश्किल हालात के अंदर दुनिया के अंदर कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो पंप की जाती हैं। यार कॉन्स्पिरेसी ही क्या अगर पकड़ी गई, तो ये कॉन्स्पिरेसीज जो हैं ये डेलीब्रेटली पंप की जाती हैं दुनिया की आबादी और आम आवाम को डराने के लिए, और ये बिलीव करने के लिए कि हाँ ये मान लें कि वो सिंडिकेट्स और नेटवर्क्स इतने पावरफुल हैं कि उनकी अथॉरिटी हर चीज़ के ऊपर और वही रूल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में ज़मीन व आसमान पर हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। देयर इज़ ओनली वन पावर, वही वादाहू ला शरीक है। अगर इसराइल ने सुपर पावर बनना है तब भी उसकी मर्ज़ी से बनना है, हमारे अमाल और हमारी करतूतों की वजह से बनना है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें तौफीक दे कि हम अपनी आइडियोलॉजीज़ दुरुस्त कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।